Good evening, good evening, good evening, good evening, very good evening. Good evening, very good evening. फिर से गुड इवनिंग, फिर से वेरी वेरी गुड इवनिंग. राधे राधे. आ जाओ. कॉम्प्लेक्स के हम एमसीक्यू कर रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे. अब दोबारा से एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं. दोबारा से क्वेश्चन करते हैं एमसीक्यू के. लास्ट लेक्चर जो हमारा हुआ था कॉम्प्लेक्स का, उसमें भी हमने सवाल किए थे. अब वाले लेक्चर में भी हम सवाल ही करेंगे, प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएंगे. चलो इस सवाल को करो. सबसे पहले इसी से शुरू करते हैं. ध्यान से करना, दिमाग से. बड़े आराम से हो जाएगा ये, बड़े आराम से हो जाएगा ये. 1 प्लस आइटा बटा 1 माइनस आइटा, 1 प्लस आइटा बटा 1 माइनस आइटा, माइनस 1 माइनस आइटा बटा 1 प्लस आइटा. एक्स प्लस बराबर है एक्स प्लस आइटा वाई. तो एक्स का मान कितना होगा और वाई का मान कितना होगा. वन प्लस आइटा की होल क्यूब बटा 1 माइनस आइटा की होल क्यूब. बिल्कुल, शाबाश, बढ़िया. तो इसमें क्या करेंगे, हम इसे ऐसे लिख लेंगे 1 प्लस आइटा बटा 1 माइनस आइटा की होल क्यूब. तीन तीन पावर को हटाकर एक साथ 3 पावर कर देंगे एक साथ. सेम ऐसा ही दूसरे वाले के साथ करेंगे, यही चीज दूसरे वाले के साथ. 1 माइनस आइटा बटा 1 प्लस आइटा की होल क्यूब बराबर एक्स प्लस आइटा वाई. अब हम इस अंदर वाले को अलग से सॉल्व कर लेते हैं. हम इस अंदर वाले को अलग से सॉल्व कर लेते हैं. इसे सॉल्व कर लेते हैं, रफ में ले आओ. 1 प्लस आइटा बटा 1 माइनस आइटा. चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे से गुणा करने पर और भाग देने पर ऊपर हो गया आपका 1 प्लस आइटा का स्क्वायर बटा नीचे हो गया ए का स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर. 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. एक का स्क्वायर प्लस आइटा का स्क्वायर प्लस 2 आइटा बटे एक माइनस माइनस आइटा का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 हो गया. एक का स्क्वायर एक आइटा का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 आइटा बटा 2 हो गया. एक से एक कट गया, 2 आइटा से 2 कट गया, आइटा बच गया. तो ये रिजल्ट आपके काम भी आएगा, याद रखिएगा. इसे कहीं पे लिख के रख लो, ये कई बार सवालों के बीच में काम आता है. कई बार ये रिजल्ट सवालों के बीच में काम आता है. एक महत्वपूर्ण रिजल्ट के तौर पे इस चीज को याद रख लो कि अगर ऊपर 1 प्लस आइटा हो, नीचे 1 माइनस आइटा हो, तो यह बराबर होता है आइटा के. सॉल्व करने के बाद ये आइटा बन जाता है. इस रिजल्ट को याद रखिएगा, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा. ठीक है, ये आपका हो गया आइटा की क्यूब. अब ये उल्टा ही तो है, ये उल्टा ही तो है. तो ये 1 बटा आइटा हो जाएगा. हाँ,
एक बटा आयटा हो गया क्योंकि उल्टा ही तो है, बराबर एक्स प्लस आयटा वाई। एक बटा आयटा तो है, एक बटा आयटा कितना होता है, एक बटा आयटा उसको भी निकाल लो और अगली बार उसको भी लिख के रख लेना। एक बटा आयटा बराबर होता है आयटा से ऊपर नीचे गुणा करने पर, आयटा से गुणा और आयटा का भाग, ऊपर आ गया आयटा, नीचे आ गया आयटा स्क्वायर का मान -1, तो ये माइनस का आयटा आ गया, तो एक बटा आयटा माइनस आयटा होता है, तो ये हो गया आयटा क्यूब, ये हो गया माइनस आयटा की क्यूब बराबर एक्स प्लस आयटा वाई। आयटा की क्यूब होता है माइनस आयटा के बराबर, यहां माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिला के, क्योंकि 3 पावर है, 3 पावर माइनस को तो हटाती नहीं है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। फिर आयटा की क्यूब होगी जो कि वापस से माइनस आयटा आ गया, एक्स प्लस आयटा वाई। आयटा माइनस आयटा माइनस आयटा माइनस का 2 आयटा हो गया, तो इसको ऐसे लिख लिया 0 माइनस 2 आयटा बराबर एक्स प्लस आयटा वाई। वास्तविक भाग से वास्तविक भाग की तुलना और काल्पनिक भाग से काल्पनिक भाग की तुलना। वास्तविक भाग से वास्तविक भाग, x बराबर 0, y बराबर -2, x का मान 0, y का मान -2, x का मान 0, y का मान -2। तो इसमें है, सवाल बनाने वाले ने जानबूझ के किया, भाई आप पूरा खोलो, 3 पावर ये खोलो, 3 पावर ये खोलो, 3 पावर ये खोलो, 3 पावर ये खोलो, फिर गुणा भाग करो। हमने क्या किया, 3 पावर को एक साथ सॉल्व कर लिया, एक साथ, जिससे काम आसान हो गया, एक साथ सॉल्व करने से काम आसान हो गया। ठीक है, चलो, इसी के जैसा एक भाई और है मेरे पास, जो बहुत सालों से आ रहा है परीक्षाओं में और अभी हाल फिलहाल में भी आया है। एक प्यारा सवाल है, आप लोगों ने भी इसे काफी बार देखा होगा, आरबीए जो एनसीईआरटी है उसमें भी मिल जाएगा, स्टेट बोर्ड की किताबों में भी मिल जाएगा वो सवाल। ये लो, एक तो इसी का भाई एक ये रहा, अभी किया हम लोगों ने, अभी जस्ट ताजा ताजा ही। तो 1 प्लस आयटा बटा 1 माइनस आयटा। इमोजी हंस रहा है कि क्या घटिया सवाल है। इमोजी हंस रहा है क्योंकि घटिया सवाल है, भयंकर घटिया सवाल है, बोला कि इतना घटिया सवाल है। तो सर कितना घटिया सवाल है, अब आप लोगों को भी पता है, तब तो आपका काम यही हो गया, अभी जस्ट करके आए हैं और वो रिजल्ट आपको याद है, तो उस रिजल्ट का फायदा उठाइए और आप अपने उत्तर पे पहुंच जाएंगे। क्या रिजल्ट था कि ये चीज सॉल्व करने के बाद
ठीक है, वापस आ गया। हेलो, सब सही है। बीच में नेटवर्क चला गया था। ठीक है, बढ़ जाऊं आगे, आ जाओ। ऐसा ही एक सवाल और लेते हैं। एक सवाल देखो, ये इसी का भाई है, ये कर लो पहले। ये देखो, ये शक्लें बदल बदल के ये आता रहे, सिर्फ शक्लें बदल के। देखो इमोजी भी कह रहे हैं, फिर बेवकूफ बनाने आ गया। देखो फिर से आ गया। देखो बार बार नेटवर्क जा रहा है। एक मिनट में स्पीड चेक कर लेता हूँ, नेटवर्क की स्पीड ठीक है ना? ठीक है। हाँ, बीच में वो जा रहा है, 2 बार नेटवर्क चला गया। कैसे करोगे इसको? तो ऐसे करोगे, ध्यान दो, आओ मेरे साथ। जितनी पावर मैच कर रही है उतनी पावर तो मिलाओ। 2n मैच कर रही है, 2n को 2n रहने दो, एक पावर अलग कर दो। कर दिया? ऐसे तो कर सकते हो। 2n अलग कर दो, एक पावर अलग कर दो, 2n अलग कर दो, एक पावर अलग कर दो। नीचे भी यही बात कर दो, 2n मैच कर रही है, ये कर दो, और -1 अलग कर दो। बस, क्या दिक्कत है? जो मैच कर रहा है उतना कर लो। अब जितना मैच कर रहा है उतना तो एक साथ कर सकते हैं ना।
जितना मैच कर रहा है उतना तो एक साथ कर सकते हैं। बोला हाँ, उतना एक साथ कर लो। ये तो एक साथ हो गया, 1 प्लस आइटा बटा 1 माइनस आइटा की पावर 2n। ये पावर माइनस की है, ऊपर चली जाएगी। ऊपर 1 प्लस आइटा है ही, 1 माइनस आइटा भी ऊपर चला गया, क्योंकि माइनस की पावर थी। माइनस की पावर प्लस की होने के लिए कहाँ जाती है? ऊपर। ऊपर होती है तो नीचे आती है, नीचे होती है तो ऊपर जाती है, ऊपर होती है तो नीचे जाती है। होगी। इसका तो अभी सॉल्व किया था। कितना होता है ये कितना होता है? 1 प्लस आइटा बटा 1 माइनस आइटा बराबर होता है आइटा। कैसे होता है वो अभी हम कर चुके हैं। ये हो गया आइटा की पावर 2n। ये हो गया a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइटा की पावर 2n है, आइटा की पावर 2n को आइटा की पावर 2 और फिर n लिख लेते हैं। 2 पावर अंदर लिख ली, n पावर बाहर लिख ली। एक का स्क्वायर 1 हो गया, आइटा का स्क्वायर माइनस 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। आइटा का स्क्वायर का मान कितना होता है? -1, तो ये -1 आ गया। -1 की पावर n, 1 और 1 2 हो गया। अब यहां पे क्वेश्चन ये है, n का मान यहाँ नेचुरल नंबर में दिया है। नेचुरल नंबर का मतलब n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। अब n अगर सम हुआ तब तो माइनस हट जाएगा, विषम हुआ तो माइनस रह जाएगा। सम होगा, n अगर सम हुआ तो माइनस हट जाएगा। अगर n सम है तो माइनस हट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। लेकिन अगर n विषम है तो माइनस का 2 आएगा। है ना? n सम हुआ तो माइनस, n सम हुआ तो माइनस हट जाएगा, विषम हुआ तो माइनस रह जाएगा। हाँ, मापांक में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मापांक तो 2 ही आएगा। मापांक चाहे इसका निकाल लो चाहे इसका निकाल लो, मापांक तो 2 ही आएगा। r का मान तो 2 आएगा, लेकिन थीटा के मान में अंतर आएगा, क्योंकि ये 0 डिग्री पे होगा और ये पाई पर होगा। कोणांक का फर्क आएगा। ये हमारा रियल एक्सिस पे होगा, इस वजह से इस भैया का कोण, इसका थीटा 0 आएगा और इसका थीटा पाई आएगा। तो आंसर 2,0 भी है, 2, पाई भी है। तो आंसर ए भी है, आंसर सी भी है। तो सवाल 2 उत्तरों का हो गया, ए और सी। ठीक, 2 के बीच में फंस गया। तो सवाल का अधूरापन 2 जगह। हाँ, तो इसमें क्या गलत है? 2 उत्तर आ गए। फिर माइनस का 2 कहां मिलेगा? प्लस का 2 कहां मिलेगा और माइनस का 2 कहां मिलेगा आपको? ये रहा आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन। प्लस का 2 कहां मिलेगा? मतलब प्लस का 2 इस तरफ मिलेगा, प्लस का 2 जो है वो यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, यानी कोणांक कितना हुआ? 0 डिग्री। माइनस का 2 किधर मिलेगा? बोले इस तरफ मिलेगा। इसका कोण कितना होगा? बोला पाई। तो उसका कोणांक 0 है, इसका कोणांक पाई है। सही है, ठीक है। एक इसी का भाई और देखो, अभी और है ऐसा, ये देखो, देखो वो दीदी भी सरप्राइज हो रही है, दिख रहा है? ये सवाल इतनी बार, मतलब मोटा मोटी आप कोई किताब उठा लो, कोई भी किताब, ये सवाल आपको हर किताब में मिलेगा। ये सवाल आपको हर किताब में मिलेगा, और कई लोगों को तो उत्तर याद हो गए होंगे, इसीलिए भी दीदी भी सरप्राइज है। देख रहे, दीदी कह रही हाँ फिर से ये सवाल। अब ये जिसको नहीं आता, ऐसा शायद ही कोई मिले, ऐसा शायद ही कोई मिले।
है ना। आप लोग देख किसी भी किताब, मैं कह रहा हूँ इस सवाल की मैं गारंटी लेता हूँ, ये सवाल पहली बात तो हर किताब में मिलेगा, हर किताब में, जो भी किताब, इस बोर्ड में, उस बोर्ड में, उस बोर्ड में, या किसी बोर्ड में, दुनिया का कोई भी बोर्ड यहाँ चलता होगा, मेरे ख्याल से ये सवाल हर बोर्ड की किताब में आपको मिलेगा। एक बात। अच्छा, और उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सवाल आपको लगभग हर भर्ती में कभी ना कभी, किसी ना किसी भर्ती में, चाहे कोई मध्य प्रदेश की भर्ती हो, चाहे हरियाणा की भर्ती हो, चाहे यूपी की भर्ती हो, चाहे राजस्थान की भर्ती हो, चाहे केंद्रीय हो, चाहे नवोदय हो, और चाहे कहीं हो, ये पेपर में कभी ना कभी जरूर आया होगा। और भी शायद अभी आया है थोड़े दिनों पहले ही। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ना, इसका उत्तर याद होगा आप लोगों का। अब तो वैसे भी याद हो गया क्योंकि यहाँ तो अब आसान ही है। अच्छा, वो नेहा कह रही है कि जेई 2022 में भी आया था। भाई गजब, मैंने कहा ना ये सवाल ऐसा सवाल है, ये सवाल ऐसा है, मैंने अभी तक जितनी भी किताबें मेरे पास है, जो भी 11th 12th के बारे में है, और उसमें कॉम्प्लेक्स का टॉपिक है, तो ये सवाल उसमें किताब में जरूर है कि एन का न्यूनतम मान बताइए जिससे 1 + आयटा बटा 1 - आयटा की पावर एन बराबर 1 हो जाए, और ये हो ही ऐसे जाता है। अच्छा, वो कह रहा है ईएमआरएस में भी आया था, ईएमआरएस में भी आया था, बताइए ईएमआरएस में भी आया था, बताओ। तो ये कितने, ये अभी चल रहा है, अभी तक चल रहा है ये, क्यों चल रहा है भगवान जाने। अच्छा, आ जाओ इसमें। तो इसे सॉल्व करने के लिए 1 + आयटा बटा 1 - आयटा किसके बराबर होता है, आयटा के बराबर होता है, तो ये आपका आयटा हो गया, ये आयटा होते ही आयटा की पावर एन हो गई। अब बताओ आयटा पे कितनी पावर करें कि 1 आ जाए, तो जवाब है 4 पावर, 8 पावर, 12 पावर, कोई भी 4 की गुणज कर लो, 4 की गुणज कोई भी कर लो, तो 4 की गुणज, और सबसे छोटी होगी 4 पावर, क्योंकि क्वेश्चन ने सबसे छोटी पावर पूछी है, छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक, सबसे छोटा होगा 4, आंसर आ गया 4। सब जगह आया हुआ है, आप किसी परीक्षा का, मैं कह रहा हूँ ना, हर परीक्षा में चले जाओ, आपको ये सवाल जरूर मिलेगा, पता नहीं क्यों इतना फेवरेट है। और शायद शुरुआत में जो, ये सवाल शायद इसलिए भी है कि जो बच्चे शुरू कर रहे हैं ना पढ़ना, पहली बार कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो ये सवाल अच्छा है, लेकिन जिन लोगों ने थोड़ी तैयारी कर चुके हैं, उन लोगों के लिए तो ये एकदम पक गया सवाल, उन लोगों को तो उत्तर भी याद होगा कि अच्छा ये आएगा, इसका तो ये आएगा। अब देखते हैं कोई इसका हम शक्ल और भी है क्या। एक ये ले लो, इसकी इमोजी का मतलब है बेबी क्वेश्चन है ये बेबी क्वेश्चन है। ये बेबी क्वेश्चन है, ये सिंपल एक नियम पर है, अगर आपको एक नियम याद है, एक नियम अगर आपको याद है, तो इसका उत्तर आपको बिना पेन चलाए मिल जाएगा, बिना पेन चलाए आपको उत्तर मिल जाएगा, बिना पेन चलाए। पेन चलाना ही नहीं पड़ेगा, बिना पेन चलाए आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। हाँ, तो जो लोग जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब उनको नियम पता है। नियम कहता है कि आयटा की कोई भी 4 लगातार पावर, कोई भी 4, अगर कोई भी 4 पावर लगातार है, शाबाश बढ़िया, कोई भी 4 पावर लगातार है तो उनका जोड़ 0 होता है। आयटा की 4 लगातार घातों का योग 0 होता है, कोई भी 4 ले लो, ऐसा नहीं कि 1 से शुरू होनी चाहिए, 2 से, कहीं से भी। आयटा की 4 लगातार घातें का योग 0 होता है।
ये है वो नियम, बेसिक नियम जो शुरुआत में शुरू में जब आप आयटा पढ़ते हैं तो ये बात साफ क्लियर होती है कि आयटा में 4 ही होते हैं, आयटा में 4 ही होते हैं, 1 पावर, 2 पावर, 3 पावर, 4 पावर। फिर यही चीजें बार बार घूमती रहती है और चारों का जोड़ 0 होता है, चारों का जोड़ 0 होता है। और ये कोई जरूरी नहीं कि 1 पावर, 2 पावर, 3 पावर, 4 पावर लो, नहीं, आप 3, 4, 5, 6 ले सकते हैं, आप 7, 8, 9, 10 ले सकते हैं, कोई भी चार, कोई चार ले लो, लगातार होनी चाहिए, बस उनका जोड़ 0 होगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी नंबर से शुरू करवा लो मुझसे, 7 से शुरू कर लूं, ये रहा 7, आयटा की पावर 7, आयटा की पावर 8, आयटा की पावर 9 और आयटा की पावर 10, 4 लगातार होगी, बिना सोचे समझे आंसर 0। 4 लगातार है, 4 लगातार है, 0, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहां से शुरू। अब ये मत बोलना 7 से शुरू है, 6 से शुरू है, 3 से शुरू है, 10 से शुरू है, 15 से शुरू है, कहीं से शुरू करो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी शुरू करो, 4 लगातार है, जोड़ 0। अब आ जाओ सवाल पे, इस सवाल का हमारे सवाल से क्या लेना देना है। आयटा की पावर n है, n का मान 1 से शुरू करना है, 13 तक जाना है, 1 से लेकर 13 तक जाना है, 1 पावर प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 0, 5, 6, 7, 8, 0, 9, 10, 11, 12, 0, खाली क्या बचेगी, 13 पावर, इसमें खाली बचेगा आयटा की पावर 13 प्लस, और यूं समझ लो 1 से 13 तक जा रहे हो तो 4, 4, 4, 4 निकाल दो, हर 4 तो जीत, लगातार 4 0 जाएंगे, तो 4, 4, 4, 12, 13 ही बचेगा, खाली खाली जो 13 रखने पे आएगा बस वो बचेगा, बाकी सब हट जाएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा फिर, इसमें ये n+1 है, तो ये आयटा की पावर हो गया 14, आयटा की पावर 13 और आयटा की पावर 14, बाकी कहां गए, 0, बाकी कहां गए, बाकी 0, क्योंकि ये 1 से लेकर 13 तक चलाएगा, लगातार चलाएगा, लगातार चलाएगा तो 1 पावर प्लस 2 पावर प्लस 3 पावर से लेकर 14 तक जाएगा, 4, 4, 4, 4 निकालते जाओ, 0 होते जाएंगे, आयटा की पावर 13 बचेगा। ये शुरू होगा जब आप n का मान 1 रखोगे तो 2 होगा, आयटा की पावर 2 से शुरू होगा, 2 से लेकर 14 तक जाएगा, तो 4, 4, 4 निकाल दो, 14 पावर लास्ट में बचेगी, बाकी सब 0। आयटा की पावर 13 का मान कितना हो जाएगा, आयटा की पावर 4 का मान 1 होता है, तो आयटा की पावर 4, आयटा की पावर 4, आयटा की पावर 4, आयटा की पावर 3, तो ये हो गया आपका आयटा की पावर 3 बच गया। आयटा की पावर 14 का मान क्या हो जाएगा, 12 तक आयटा की पावर 2, आयटा की पावर 3 होता है माइनस आयटा, आयटा की पावर 2 -1, सही है। 13, अच्छा 13 में थोड़ा ये आयटा की पावर 13, तो 4 पावर का मान 1 होता है, 4 पावर का 1 होता है, तो ये आयटा बचेगा, आयटा -1, ये आपका आंसर हो गया। तो ये रूल याद रखिएगा, आगे भी फ्यूचर में भी बहुत काम आएगा कि आयटा की 4 लगातार पावरों का योग 0 होता है। आयटा की 4 लगातार घातों का योग 0 होता है, 4 लगातार घातों का योग 0 होता है। ये बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, चौंकाने वाला सवाल है, चौंकाने वाला सवाल है, लेकिन ये क्या होगा, ये कैसे होगा, होगा, बिल्कुल होगा। चौंकाने वाला है लेकिन होगा, बहुत बढ़िया तरीके से होगा, दिमाग लगाओ, ध्यान लगाओ, आपने पढ़ा हुआ है इसको, आपने पढ़ा हुआ है इसको।
याद आ रहा है कहाँ पढ़ा है आपने इसको? आपने कहाँ पढ़ा है इसको? शाबाश, बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं 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 ना, याद करो, आप लोगों को पढ़ाया था वर्गमूल निकालना। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्गमूल कैसे निकालते हैं? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आइटा बी, उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं? उसका वर्गमूल निकालने का फॉर्मूला बताया था, अंडर रूट मोड z प्लस a बाई टू, प्लस जो b का साइन हो वो यहां लगा देना, b प्लस का हो तो प्लस लगा देना, माइनस का हो तो माइनस लगा देना, मोड z माइनस a बाई टू। ये फॉर्मूला था किसी सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल निकालने का, स्क्वायर रूट निकालने का। तो बस 5 प्लस 12 आयोटा का स्क्वायर रूट निकाल लो, 5 प्लस 12 आयोटा का स्क्वायर रूट निकाल लो। तो 5 प्लस 12 आयोटा का स्क्वायर रूट हो गया z का परिमाण। z का परिमाण कितना हुआ? a कितना हुआ? बोले 5। b कितना हुआ? बोले 12। a कितना? 5। b कितना? 12। तो z का परिमाण कितना हुआ? अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 144 प्लस 169 का 13, ये हो गया 13। तो 13 प्लस ए कितना है? 5। 13 प्लस 5 बटा 2, प्लस साइन ऑफ बी प्लस का है तो प्लस आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 13 माइनस ए 5 बटा 2, ये आ गया 13 प्लस 5 18, 18 बटा 2 9, 9 का 3, प्लस 13 माइनस 5 8, 8 बटा 2 4, 4 का 2, 2 आइटा। ये लो, इसका वर्गमूल आया 3 प्लस 2 आइटा, 3 प्लस, हाँ आइटा भी होगा, बिल्कुल मेरा मिसिंग हो गया था। तो ये आ गया आपका 3 प्लस 2 आइटा, इसका वर्गमूल आ गया 3 प्लस 2 आइटा। अब ये माइनस वाला है तो क्या होगा? बस इतना ही होगा, 3 माइनस 2 आइटा आ जाएगा। ये माइनस वाला है, ये माइनस वाला है, तो इसका 3 माइनस 2 आइटा आ जाएगा, 3 माइनस 2 आइटा। नीचे फिर से 3 प्लस 2 आइटा, तीन माइनस 2 आइटा, ब्रैकेट खोलोगे तो 2 आइटा से 2 आइटा कट जाएगा, 3 से 3 कट गया, 4 आइटा, 3 बटा 2 आइटा। आइटा को ऊपर लेके आओ, आइटा से ऊपर नीचे गुणा कर दो, आइटा से गुणा आइटा का भाग, 3 आइटा नीचे आइटा स्क्वायर हो गया, माइनस का 3 बटा 2 आइटा, ये आंसर आ गया। एक तो सवाल तक पहुंचने की कोशिश करो। देखो आपसे सीधा वर्गमूल ना पूछ के, ये वर्गमूल का ही सवाल था, ये सवाल वर्गमूल का ही था। अब आप ये उम्मीद है ना, पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है तो आप इस उम्मीद में मत रहिए कि वर्ग अभी भी वर्गमूल ही पूछेगा। सीधा मुझे एक संख्या देगा और पूछेगा बताओ वर्गमूल कितना होगा। अब वो सीधा वर्गमूल नहीं पूछ के वर्गमूल का सवाल भी तो पूछ सकता है, वो वर्गमूल ना पूछ के वर्गमूल का सवाल भी तो पूछ सकता है ना। अब ये कुछ और नहीं बल्कि वर्गमूल का सवाल था, सीधा वर्गमूल नहीं पूछा, सीधा वर्गमूल न पूछ के वर्गमूल का सवाल पूछ लिया, बात तो एक ही है। ठीक है, सीधा वर्गमूल का सवाल पूछ लिया। ठीक है, ठीक है। इस सवाल को ध्यान से करना, अच्छे से समझना और कमाल करना। जेड एक समिश्र संख्या है और जेड और जेड का संयुग्मी की गुणा 0 है, तो बताओ ये बात कब सच होगी? जब जेड 0 हो, या उसका रियल पार्ट 0 हो, या उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो, या इनमें से कोई नहीं।
जेड को जेड के संयुग्मी से गुणा करने पर 0 आ रहा है। जेड के संयुग्मी से गुणा करने पर 0 आ रहा है। तो इसके 0 आने की शर्त क्या होगी? क्या इसका रियल पार्ट 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, या पूरा जेड ही 0 होगा, या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल, शाबाश। कि खाली रियल पार्ट के 0 होने से काम चल जाएगा, या खाली इमेजिनरी पार्ट के 0 होने से काम चल जाएगा, या पूरे जेड को 0 होना पड़ेगा? क्या होगा? तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, हमारे पास एक फॉर्मूला है कि z को z के संयुग्मी से गुणा करने पर मोड z का स्क्वायर आता है, मोड z का स्क्वायर आता है। क्वेश्चन कह रहा है कि z इंटू जेड का संयुग्मी 0 है, तो मोड z का स्क्वायर 0 हो गया। क्यों 0 हो गया? क्योंकि हमें दिया हुआ है कि z इंटू जेड का संयुग्मी बराबर है 0, ये दिया हुआ है तो ये 0 हो गया। स्क्वायर को उधर भेज दो तो मोड z बराबर 0 आ गया। अब ये बताया था मोड z 0 आने का मतलब क्या हुआ कि z एक ऐसा बिंदु है जिसकी दूरी 0 है, मूल बिंदु से दूरी 0 है। अगर किसी की दूरी मूल बिंदु से 0 है, किसी बिंदु की दूरी मूल बिंदु से दूरी 0 है, तो इसका मतलब मूल बिंदु ही है, इसका मतलब वो मूल बिंदु से। देखो मापांक क्या होता है? मापांक होता है दूरी, डिस्टेंस। किससे? मूल बिंदु से। किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी जो होती है वो मापांक होती है। तो अगर किसी की दूरी 0 आ रही है, इसका मतलब वो मूल बिंदु है, क्योंकि अगर और कोई बिंदु से निकालते तो दूरी कुछ तो आती। दूरी 0 आ रही है, इसका मतलब वो मूल बिंदु है। पर ये बात मैंने उस समय भी बताई थी कि मापांक 0 केवल मूल बिंदु का आ सकता है, सिर्फ मूल बिंदु ही है जिसका मापांक 0 आता है। सिर्फ मूल बिंदु ही वो बिंदु है जिसका मापांक 0 आता है। सही? ठीक है। अब ये सवाल कॉम्प्लेक्स प्लस सारणिक का है। कॉम्प्लेक्स के अंदर सारणिक का टच दिया गया, कॉम्प्लेक्स विद सारणिक, थोड़ा मिक्सिंग टाइप का। अब ये जो सवाल है, ये सवाल मिक्स है, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, सारणिक भी है। कॉम्प्लेक्स और सारणिक दोनों का मिक्स है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर एपी में है। एक्स भी 0, वाई भी 0, ऐसा? ठीक है, सारणी का विस्तार करो, प्लस माइनस प्लस,
विस्तार करेंगे तो 6 आइटा, 6 आइटा बाहर आएगा, 3 आइटा स्क्वायर का मान -1, माइनस का 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस का 3 आइटा, फिर इसका विस्तार 4 आइटा, माइनस माइनस प्लस 20 प्लस 1, 12 माइनस 60 आइटा बराबर x प्लस आइटा वाई। 3 माइनस 3 ये 0 हो गया, इसे गुणा करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, 12 आइटा स्क्वायर यानी माइनस का 12, ये हो गया 60 आइटा प्लस का 12 माइनस का 60 आइटा बराबर x प्लस आइटा वाई। 12 से 12 कट गया, 0 आ गया, 60 आइटा से 60 आइटा हो गया, 0 आइटा आ गया। वास्तविक भाग से वास्तविक भाग, काल्पनिक भाग से काल्पनिक भाग की तुलना करने पर x0 और y0, x0 y0, तो आंसर हो गया x0 एंड y0। x0 एंड y0। ये 3 बिंदु है, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, समरेखी है, अधिक कोण त्रिभुज बनाते हैं, समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ये कौन सी स्थिति में है? लास्ट क्वेश्चन कौन सा? नहीं, उसमें खाली लिखा हुआ है इफ एंड ओनली इफ, का मतलब है खाली रियल पार्ट के 0 होने से मापांक 0 थोड़ी हो जाएगा। इफ एंड ओनली इफ का मतलब हुआ, वहां पे लिखा यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि का मतलब दोनों साइड से बात सही है। तो सोचो कि अगर मापांक 0 है तो रियल पार्ट तो 0 आएगा, ये बात सही है, लेकिन क्या रियल पार्ट के 0 आने से मापांक 0 उनकी गुणा 0 आ जाएगी? नहीं, जरूरी नहीं है, इसलिए दोनों साइड से वो सही नहीं है। अगर आप ध्यान से नंबरों को देखें अगर आप ध्यान से नंबरों को देखें तो ये जो नंबर है, ध्यान से देखो, ये फर्स्ट नंबर, इसको मैंने Z1 कह दिया, इसको मैंने मान लो Z2 कह दिया, इसको मैंने Z3 कर दिया। अब एक चीज यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तो Z3 जो है वो Z1 और Z2 को जोड़कर 2 का भाग देने पर आ रहा है। देखो सही बात है, अगर मैं Z1 और Z2 को जोड़ दूं, 2 का भाग दे दूं, तो Z3 आएगा या नहीं आएगा? हाँ आएगा, ऐसा आएगा, इसका मतलब ये मध्य बिंदु हुआ। अगर 2 बिंदुओं को जोड़कर 2 का भाग देने पर कोई बिंदु आता है, इसका मतलब मध्य बिंदु है। Z3 Z1 व Z2 का मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु है मतलब उसी रेखा में आएगा, तीनों एक ही रेखा में, है ना। मध्य बिंदु होगा मतलब जहां Z1 और
Z2 को Z1 और Z2 को मिलाने वाली जो लाइन है उस लाइन के बीच में आएगा, ये उस लाइन के बीच में आएगा, इसका मतलब ये सब एक रेखा में। तो आंसर है ये समरेखीय। तो आप इसको बड़े आराम से थोड़ा सा नंबरों को अगर देखते तो मेन तरीके से भी कर सकते हैं, मेन तरीके से भी कर सकते हैं। त्रिभुज बना लो, क्षेत्रफल निकाल लो, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ रहा है मतलब एक रेखा में है, या दूरियां निकाल लो, तीनों दूरियां निकाल लो, ए से बी, बी से सी, सी से ए, तीनों दूरियां निकाल लो, वैसे कर लो, बात एक ही है ना। दूरियां निकाल के करोगे तब भी वही आएगा। बिल्कुल आ रहा है, ऐसे नहीं हो सकता। नहीं, देखो एक चीज बोला, अपनी गलती को अपनी गलती बोला करो, अपनी गलती को अपनी गलती बोला करो। गणित बहुत बड़ी है, और ये गलत होती ना तो ये हजारों सालों से नहीं चल रही होती। तो बस ये बोलो कि मुझसे नहीं आ रहा है, देखो दोबारा मैं ठीक करवाता हूं, ये मत बोलो कि उससे नहीं आएगा, उस तरीके से उत्तर नहीं आएगा। सही शब्द है सर मैं कर रहा हूं तो मुझसे नहीं आ रहा है ना। गणित बहुत बड़ी है बेटा, गणित हमसे बहुत बहुत बड़ी है, ये गलत नहीं है, ये एकदम ठोक बजा के की हुई चीज है, ये गलत नहीं हो सकती। तो शब्दों का इस्तेमाल करते समय ये शब्द बोलो, मेरे साथ बोलो, सर हमसे नहीं हो रहा है। या ये मत बोलो कि दूसरे तरीके से नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा, दूरी वाले से भी होगा, है ना। तो कह रहे दूरी वाले से नहीं होगा, मजाल है, इससे कर रहा हूं हो रहा है, दूरी वाले से नहीं होगा। ये गणित है, एक ही है, गणित है एक ही है, 50 तरीकों से करो, जब तक आप सही करते हो एक ही उत्तर आएगा। रिपीट, जब तक आप सही करते हैं एक ही उत्तर आएगा। दूसरा उत्तर केवल तब आएगा जब आप गलत करोगे, दूसरा उत्तर उसी दिन आएगा जब आप गलत करोगे। जब तक आप सही करते रहोगे एक ही उत्तर आएगा। नहीं, वो कई बार सर दूरी वाले से नहीं होगा, अच्छा दूरी वाले से नहीं होगा, हाउ? वो क्या है, 1 + 3 आइटा, ये एक पॉइंट हो गया, इसको Z1 नाम दिए गए, Z1। Z2 कितना है, 5 + आइटा, Z3 कितना है, 3 + 2 आइटा। ठीक है, पहले ये दूरी निकाल लेते हैं। ए, इस बिंदु को B, इस बिंदु को C नाम दे दिया। पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी बराबर होगा Z1 - Z2 का मापांक। इन दोनों को घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, Z1 - Z2, तो एक में से 5 गया, माइनस का 4, 3 आइटा में से एक आइटा गया, 2 आइटा, मापांक निकालूंगा तो 16, 4 का हो जाएगा 16, 2 का हो जाएगा 4, 20, 20 का हो जाएगा 2√5। बी सी, बी से सी तक की Z2 - Z3। अब घटाओगे तो ये आ जाएगा 2, Z2 में से Z3 2 माइनस आइटा, मापांक आ जाएगा 4 + 1 5। ठीक है, तीसरी दूरी हमें निकालेंगे, ए बी, बी सी, ए सी, ये निकाल रहे हैं तो आ रहा है, घटाओगे एक में से 3 गया, ये आ जाएगा आपका ए सी Z1 - Z3, Z1 - Z3, एक में से 3 गया 2, माइनस का 2 प्लस आइटा, और ये निकालोगे तो ये 5 आ गया। अब आप देख सकते हो कि दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर आ रहा है, इन दो का जोड़ इसके बराबर आ रहा है, AC + BC, AC + BC, दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर आ रहा है। पर अगर ऐसा है तो फिर त्रिभुज नहीं हो सकता, त्रिभुज नहीं है, क्यों? क्योंकि त्रिभुज में दो दूरियों का योग तीसरी दूरी से बड़ा होता है, तो ये त्रिभुज नहीं है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी कट, क्योंकि ये त्रिभुज नहीं है। और फिर
दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर आता है, इसका मतलब ये एक रेखा में है, क्योंकि एक रेखा में ही ऐसा होता है कि दो टुकड़ों का जोड़ सीधे के बराबर होता है। जैसे अब ये पेन है, इस पेन के अगर मैं दो टुकड़े कर लूं तो उन दो टुकड़ों का जोड़ इस पेन के बराबर होगा नहीं होगा? होगा। वो एक रेखा में ही ऐसा हो सकता है कि दो टुकड़ों का जोड़ पूरे पेन के बराबर होगा। तो AC प्लस BC दो दूरियों का योग पूरी दूरी के बराबर है, इसका मतलब तीनों एक लाइन में। क्योंकि अगर एक लाइन में ना होते, अगर एक लाइन में ना होते तो हमेशा, ये कई बार बता चुका हूं, दो दूरियों का जोड़ हमेशा बड़ा ही होगा। अगर आप B पर खड़े हैं और आपको C पर जाना है तो दो रास्ते हैं, यहां से सीधे चले जाइए या फिर यहां से जाइए। अब ये रास्ता हमेशा लंबा ही पड़ने वाला है ना, ये लंबा ही पड़ने वाला है। ये बराबर कब पड़ेगा? जब आपका वो जो बिंदु है A वो यहां पर आ जाए। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, इसे हम इस आइडिया को समझो पहले। ये मान लो Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है। अगर मैं Z1 से Z2 जाता हूं तो मुझे ये दूरी तय करनी पड़ेगी, लेकिन यदि मैं Z1 से Z2 दूसरे रास्ते से जाता हूं, किसी और बिंदु Z2 से होता हुआ फिर जाता हूं, तो ऑब्वियसली बात है ये दूरी बड़ी होगी। ठीक है, लेकिन अगर Z3 यहां आ जाए तो अब मुझे इतना चलना पड़ेगा, अभी भी मुझे ज्यादा चलना पड़ रहा है, अभी भी मुझे ज्यादा चलना पड़ेगा। अगर Z3 यहां आ जाए तो अभी भी ज्यादा चलना पड़ेगा, लेकिन अगर Z3 यहां आ जाए तो अभी भी चलना पड़ेगा ज्यादा। अगर Z3 यहां आ जाए तो अभी भी चलना पड़ेगा। अगर Z3 यहां आ गया तो अब बराबर है। तभी दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर हो सकता है। अगर Z3 उसी लाइन पर आ जाए, तीसरा बिंदु दो बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन के ऊपर आएगा, तभी आपको दो का जोड़ तीसरे के बराबर मिलेगा, वरना हमेशा दो का जोड़ तीसरे से बड़ा ही मिलना है। यानी जब तक त्रिभुज बनेगा तब तक दो का जोड़ तीसरे से बड़ा होके ही रहेगा। और त्रिभुज ना बने इसके लिए तीनों बिंदु को एक लाइन में आना पड़ेगा। या तो त्रिभुज बनेगा या फिर एक लाइन में आएंगे। एक लाइन में आएंगे तो त्रिभुज नहीं बनेगा, और त्रिभुज बनेगा तो एक लाइन में नहीं आएंगे। यही सीधी सी बात है। अगर त्रिभुज है तो एक रेखा में नहीं हो सकते, एक रेखा में है तो त्रिभुज नहीं हो सकता, दोनों में से कोई एक जना रहेगा। सही है। तो फिर से गणित में एक ही उत्तर आता रहता है, जब तक आप सही करते जाएंगे उत्तर एक आएगा, दूसरा उत्तर आपको उसी दिन मिलेगा जब आप गलत करेंगे। तो अगर दूसरा उत्तर आ रहा है तो फिर आपने गलती की है, सही करते रहो उत्तर सेम आता रहेगा। मैं वो नहीं कह रहा, मेरा कहने का मकसद कि आप ये समझिए कि गणित हम सबसे बहुत बड़ी है और ये बहुत सॉलिड है, इसमें कोई कमी नहीं है, गणित में कोई कमी नहीं है। कई बार लोगों को ये वहम हो जाता है, उन्हें लगता है दूसरे तरीके से करेंगे उत्तर अलग आ जाएगा, इससे करेंगे, नहीं, कभी नहीं होगा, कभी 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 नहीं होगा। कि आप कितने भी तरीके लगा ले, कितने भी तरीके, आपका उत्तर हमेशा एक ही आता है, एक ही उत्तर आएगा। जब तक आप सही करते रहेंगे आपका उत्तर एक आएगा, दूसरा उत्तर तभी आएगा जब आप गलत करेंगे, बस। और सोचिए, अगर ये बात जो आपको लगता है अगर ये बात सच होती तो फिर तो आप गणित का पेपर कभी करवा ही नहीं सकते बच्चों का। आप बच्चों से गणित का पेपर नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि बच्चा जिस दिन पेपर देता उस दिन उसके नंबर उसके क्वेश्चन का आंसर आता, मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर आया 5, गुरुजी ने निकाला, जिस दिन कॉपी चेक होने गई उस दिन गुरुजी ने निकाला 6 आ रहा था। अब बताओ स्टूडेंट सही है कि गुरुजी सही है?
क्योंकि स्टूडेंट ने जिस दिन निकाला था उस दिन तो 5 आ रहा था, लेकिन जिस दिन कॉपी चेक हुई उस दिन बारिश हो रही थी, मौसम ठीक था, तो उत्तर 6 आने लग गया। तो बताओ 5 सही था या 6 सही था? फिर तो कॉपी चेक नहीं हो सकती। अब बच्चे को फेल कर देते तो बच्चा चुनौती देता, ऑब्जेक्शन करता, फेल कैसे कर दिया, जिस दिन मैंने दिया था उस दिन तो 5 ही आ रहा था। गुरुजी कहे नहीं 6 आ रहा है, आज ही मैंने निकाला है, अभी निकाला हाथों हाथी 6 आ रहा है। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता, सुप्रीम कोर्ट में मामला फंस जाता, बच्चा कहता मुझे नंबर चाहिए। गुरुजी कहते ऐसे कैसे दे दूं, नंबर तो 6 आ रहे, आंसर 6 आ रहे। तो यानी फिर सुप्रीम कोर्ट कहता कि आप गणित की परीक्षा करवा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि गणित की परीक्षा के 2 अलग अलग दिन 2 अलग अलग उत्तर आते हैं, इसलिए आज के बाद में कभी गणित की परीक्षा नहीं होगी। वास्तविक भाग को एक साथ करो, काल्पनिक भाग को एक साथ करो। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा वास्तविक भाग ये रहा और ये रहा, ये दोनों वास्तविक भाग एक साथ कर लो। x की पावर 4 माइनस 3x², ये हो गए हमारे वास्तविक भाग, ये एक साथ हो गए। फिर काल्पनिक भाग एक साथ कर लो, आयटा कॉमन ले लो और काल्पनिक भाग एक साथ कर लो, ये हो गया 2x माइनस वाई बराबर, उस तरफ वास्तविक भाग एक साथ कर लो, तो 3 और 1 हो गया 4, काल्पनिक भाग एक साथ कर लो, आयटा 2y माइनस 5। वास्तविक भाग से वास्तविक भाग की तुलना काल्पनिक भाग से काल्पनिक भाग की। x की पावर 4 माइनस 3x² बराबर 4, काल्पनिक भाग से काल्पनिक भाग की तुलना 2x माइनस वाई बराबर 2y माइनस 5। इन्हें सॉल्व कर लो, 4 को इधर ले आओ, अब यहां पर हम लोग गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड आ जाएगा 4 और 1, माइनस का 4 और प्लस का 1, x² पहले दो में से कॉमन, x² माइनस 4 प्लस 1 x² माइनस 4, x² प्लस 1 x² माइनस 4 बराबर 0। दोनों को अलग अलग करने पर x² प्लस 1 बराबर 0, x² माइनस 4 बराबर 0। इससे तो आ जाएगा x² बराबर माइनस 1 और x बराबर प्लस माइनस आयटा। तो x बराबर प्लस माइनस आयटा तो नहीं हो सकता, क्योंकि x और y वास्तविक है, x और y वास्तविक है, क्वेश्चन ने लिखा हुआ है, ये देखो x भी वास्तविक है y भी वास्तविक है, तो ये काल्पनिक तो नहीं आ सकते, तो ये कैंसिल हो गए। ये निकालेंगे तो x बराबर आ जाएंगे प्लस माइनस 2, तो प्लस माइनस 2 हमारा काम करेंगे। अब x का मान रख के y का मान निकालो, x का मान एक बार प्लस का 2 रखो, एक बार माइनस का 2 रखो। पहले x का मान प्लस का 2 लेने पर 2 लेंगे तो ये 4 आ जाएगा, y एक तरफ चला जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, 3y प्लस 5 माइनस 5, y बराबर 3, x बराबर 2 और y बराबर 3, तो दिया हुआ है x बराबर 2 y बराबर 3, सही। ठीक है, सही है, ठीक है। चलो अगला कोण, ध्यान से करिएगा, इसका कोणांक बताइए।
इसका कोणांक बताइए। बी भी आंसर आ रहा है। अच्छा, ए और बी दोनों है। ओ, जल्दबाजी में हो सकता है यार, मैंने जल्दबाजी दिखाई हो। एक्चुअली क्या होता है, उत्तर मिलते ही बस दिमाग लगता है कि टिक लगा दो, टिक लगा दो, और इसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। बिल्कुल सही, y बराबर, ये भी आंसर है, दोनों ही आंसर है। जल्दबाजी में फिर गलती हुई, आंसर आएगा सी। हाँ बिल्कुल है, वो जल्दबाजी है ना, फिर वही स्कूल से जैसे घंटी बजने के बाद में बच्चे की क्या हालत होती है, वही हालत हमारी हो जाती है ना। छोटा बच्चा स्कूल जाता है और जैसे घंटी बजती है छुट्टी वाली, तो उसके बाद वो टिफिन, बोतल, है ना, शॉर्पनर, रबड़, बैग सब भूल जाता है। बस उसे लगता है भागो भागो। हमारे भी ऐसे होता है, उत्तर आते ही घंटी बज जाती है दिमाग में, उत्तर आ गया, भागो भागो। और फिर इस भाग दौड़ में ही सवाल गलत हो जाता है। इस इतनी सी भाग दौड़ में एक अच्छा खासा सवाल गलत हो जाता है। गलतियां कम करने का तरीका, थोड़ा सा धीमा हो जाओ, थोड़ा सा अलर्ट रहो, फोकस्ड रहो, ज्यादा जल्दबाजी मत दिखाओ, क्योंकि गलतियां होती है जल्दबाजी में, है ना। जल्दबाजी कोई कर लो, मैं कर रहा हूँ, मुझसे गलतियां हो रही है, आप करोगे, आपसे होगी। देखो सारी गलतियां जल्दबाजी की है, इसमें ये मत मानिए कि आपसे होती है, मेरे से भी हो रही है। देखो थोड़ी सी जल्दबाजी दिखाई, गलत हो गया। तो जल्दबाजी जब भी दिखाओगे गलतियां ही होगी, चाहे आप हो चाहे मैं हूं। अब आप सोचो कि सिर्फ आप लोगों से होती है और किसी से नहीं होती, तो देख लो मेरा एग्जाम्पल, जहां पे भी मैंने जल्दबाजी दिखाई है गलती हुई है। तो आप धीमे होगे तो सही रहेगा। तो मैं एक चीज हमेशा कहता रहता हूँ कि हम लोगों के, पता है, हम लोगों की कई वायरिंग गलत है। कई बार मामलों में हमारी वायरिंग गलत है, हमारी जो वायरिंग है ना वो गलत है। हमें पता नहीं, स्पीड हमेशा अच्छी लगती है ओवर द एक्यूरेसी। हम एक्यूरेसी पे नहीं भागना चाहते, हम स्पीड पे भागना चाहते हैं, हमें स्पीड अच्छी लगती है। यानी आप किसी बच्चे को देखेंगे, कोई बच्चा स्पीड से 5 क्वेश्चन करना ज्यादा प्रेफर करेगा, और उस 5 में से 3 सही 2 गलत हो जाए उसके चल जाएगा। 3 सही 2 गलत होना वो उसके चल रहा है। लेकिन अगर आप एक्यूरेसी के साथ जाते हैं, और एक्यूरेसी के साथ, अब एक्यूरेसी के साथ जाएंगे तो थोड़ा धीमा भी होंगे आप, धीमा होंगे, लेकिन सुख ये है कि जो 3 के 3 आएंगे, तीनों के तीनों सही होंगे। अब उसे ये चल जाएगा, ऊपर वाला केस उसके लिए चल जाएगा। ऊपर वाला जो केस है ना, ये हमेशा एक्सेप्टेड है। दिक्कत यही, मैंने कहा ना, हमारी वायरिंग में दिक्कत है। हमारी वायरिंग में ये चल जाएगा, आप 5 क्वेश्चन करिए, 3 सही 2 गलत करिए, ये चल जाएगा। लेकिन आप एक्यूरेसी के साथ करेंगे तो आप धीमे होंगे। आप धीमे होकर 3 सवाल सही नहीं करना चाहते, आप 3 सही प्लस 2 गलत कर लेंगे, क्योंकि 5 हो गए। आप खुश हैं क्योंकि आपकी स्पीड अच्छी है, 5 सवाल हो रहे हैं, चाहे 2 गलत हो रहे हो। लेकिन एक्यूरेसी के साथ 3 सही हो जाए तो आपको लगता है मैं कितना धीमा हूं, मैं कितना स्लो हूं, मैं तो बहुत पीछे हूं, ये आपको महसूस होने लग जाता है। जबकि आप इस बंदे से आगे हैं। क्यों आगे? 2 गलत है। अगर 2 गलत क्वेश्चनों की नेगेटिव मार्किंग काउंट करके चले, मान लीजिए नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की है, तो या 1/3 भाग भी मान लो, तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से वो 3-3 नहीं रहेंगे, उसका नुकसान यहां आएगा। नेगेटिव मार्किंग आप कितनी मान लो, 1/3 है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का मान, 3 नंबर का मान लिया, 1 नंबर का मान ले, 1 नंबर सही होने पे मिलेगा, गलत होने पे मान लो 1/3 मिलेगा। तो 1/3 मिलेगा, तो इस बच्चे के कितने नंबर आएंगे? 3 सही होने के, 1/3 गलत होने के, तो 2 गलत हुए, 1/3 माइनस हो गया।
अब ये कितना हो गया, 9 माइनस 2 7/3, इसके आए 7/3, 7/3 मतलब 2.33 आए, इसके नंबर आए 2.33, इसके 3 के 3 सही है, 3 गुणा 1 बराबर 3। अब बताओ कौन सही है, ये नीचे वाला सही है, लेकिन पता नहीं क्यों हमें फिर भी, हमें कितना भी आपको समझा दूं फिर भी आपके दिमाग में वही चलेगा कि सही होना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा सवाल करना ज्यादा सही है। अब ये ज्यादा सवाल के लिए आप भागेंगे तो गलतियां तो होंगी होंगी। हाँ, तो एक्यूरेसी को हमेशा ऊपर रखो, एक्यूरेसी को हमेशा ऊपर रखो। आ जाओ कोणांक निकालते हैं। कोणांक का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स काल्पनिक भाग बटा वास्तविक भाग, यानी y बटा एक्स। काल्पनिक भाग कितना है, ये रहा, पाई बटा 5, पाई बटा 5। अब यहां पे हम सूत्र लगाएंगे अर्धकों वाले, यहां हम अर्धकों वाले सूत्र लगाएंगे, दो अर्धकों के सूत्र। एक होता है 1 माइनस कॉस थीटा, जो कि बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन थीटा का अर्धक होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। इन्हें अर्धकों के सूत्र कहते हैं, बहुत उपयोगी बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ये, बहुत बार काम आते हैं हमारे। तो tan इनवर्स ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा की जगह पाई बटा 5 है, इसका अर्धक हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कोण का आधा, तो ये पाई बटा 10 हो गया, बटा 2 साइन इसका आधा पाई बटा 10 कॉस पाई बटा 10। अब 2 से 2 कट गया, साइन पाई बटा 10 से साइन पाई बटा 10 कट गया, ये आ गया tan इनवर्स, अंदर आ गया tan, क्योंकि साइन बटा कॉस हो गया, ये tan हो गया, tan से tan इनवर्स कट गया, पाई बटा 10 आ गया, तो कोणांक कितना आ गया, पाई बटा 10। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बस चलिए इसी के साथ विराम देते हैं, मिलते हैं आप लोगों के दोबारा। इनको प्रैक्टिस करिएगा, निकालिएगा, दोहराइएगा। ठीक है, ओके, गुड नाइट सभी को।